कुछ करता हूँ वो रखूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में जो कुछ हमारे राजनीतिक अनुभव है, अधिकांश साथी जानते हैं, मेरी अलग अलग पहचान नहीं है और मैं किसी एक पहचान में बंधा हुआ नहीं। लेकिन कुछ बुनियादी बातें थी उस पर हमारी प्रतिबद्धता थी, उसको लेके हम आगे बढ़े हैं। और पांडे जी ने सही कहा कि आम जन के साथ जो हमारी प्रतिबद्धता थी आज भी है। तो मैं अपने बारे में, अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग हैं जानते हैं और हम अपने साथियों से चर्चा भी करेंगे। मैं सीधे जिस सवाल को लेके एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान रोजगार सामाजिक अधिकार के माध्यम से चला रहा हूँ, उस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये ऐसा दौर है जिस दौर की अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन अभी कोई सटीक व्याख्या अभी दुनिया के स्तर पर नहीं मिलती। कोई सैद्धांतिक दूरी होती है, उसके पहले ही दुनिया बड़े पैमाने पर बदल जाती है। जैसे आज के 10 साल बाद AI के दौर में हम कहाँ रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अभी हमारे पास लिमिटेड जो टूल्स है उनसे हम कुछ कंजंक्चर, कुछ अनुमान लगा सकते। ऐसे आने वाले समय में चीजें आएंगी। मेरी कोशिश है कि मैं एक राजनीतिक कर्मी हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, मैं ज़्यादातर बाहर के मुल्कों पर नहीं करूँगा, अपने देश के बारे में करूँगा। जो मुख्य चुनौती पैदा हुई वह RSS के माध्यम से पैदा हुई हो, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पैदा हुई हो, महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास सैद्धांतिक वैचारिक ढांचा यह महत्वपूर्ण है। अभी जो आपके सामने चुनौती है, सरल सुबोध ढंग से कुछ पश्चिम का अनुभव, कुछ पुराने भारतीय सांस्कृतिक जीवन का अनुभव, कुछ वैदिक और कुछ श्रवण और कुछ लोकायत परंपरा से सीख के जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है, उसके आधार पर हम उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई फांसीवाद के रूप में करता है, तानाशाही के रूप में करता है, तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो व्याख्याएं हमारे पास है, उस व्याख्या के अनुरूप उसे बदलने के लिए हमारे पास
पर्याप्त सैद्धांतिक समझ नहीं। अब इस विचार में मैं माइनॉरिटी में रह सकता। यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि माइनॉरिटी में रहते हुए हमने प्रयोग किए। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शासन की राजनीति में बदलाव की राजनीति में हम गए, तब भी हम अल्पसंख्यक थे, अल्पमती थे। आज भी हम ये अल्पमत में रहते हुए भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास प्राप्त जितनी विचारधाराएं हैं, चाहे वो मार्क्सवाद की हो, चाहे गांधीवाद की हो, चाहे अम्बेडकर की हो, या अन्य जो भी विचारधाराएं 20वीं सदी की रही हैं, वो महत्वपूर्ण होते हुए भी मैं उन्हें आज के दौर के सवाल को हल करने लायक पर्याप्त नहीं मानता। और आज की जो चुनौती है, जो पीएल सिंह जी के बारे में मेरा उनसे गहरा रिश्ता था और मैं कई बार उनके घर पर भी रुका हूँ। रामविलास कई बार उनसे बीमारी की हालत में भी मेरी बात कराते थे। मैं कोशिश करके भी लास्ट डेट में उनके पास नहीं आ पाया, तो उनसे भी मैं एक बात कहता था कि सवाल ये नहीं है कि हम कितने बड़े बड़े विद्वान को दुनिया में पढ़े और अपने वक्तव्यों में हम कितने लोगों को कोट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम भारत के संदर्भ में क्या थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, इस पर हम लोगों को जोर देना चाहिए। यहाँ मेरी उनसे सहमति रहती थी, मित्रता। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसा युग होता है उस तरह की सैद्धांतिक उसी तरह के विचार बनते हैं। ये जितनी विचारधाराएं हमने बनाई, ये सब विचारधाराएं औद्योगिक युग की, जब अमूमन बड़ा पूंजीपति और औद्योगिक सरबराह था, बाद में जमींदारों को धन धरती बढ़ते रहेगी, इस तरह के नारे चल रहे थे और पूंजीपतियों के खिलाफ बड़े हड़ताल और आंदोलन चले। अब वो स्थिति रह ही नहीं गई। अगर आप स्वतः स्फूर्त बड़े आंदोलन देखें तो उसको सस्टेन आप नहीं कर सकते। अभी जैसे हमारे नोएडा से लेकर गुड़गांव में बड़ा आंदोलन, तो उसको हमने देखा। किसानों का साल भर आंदोलन चला, उसके शीर्षक एडवाइजरी बोर्ड में भी देखा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बड़े बड़े आंदोलनों को हमने देखा, लेकिन वो जो चुनौती है उस लायक उसमें पॉलिटिकल कंटेंट हमने नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि लोग पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डालना चाहते, लोग पॉलिटिकली कंटेंट डालना चाहते। कम्युनिस्ट पार्टियां तो खास तौर पर हर जगह कंटेंट डालना ही चाहती है, लेकिन उसमें कोई रिसेप्टिव बॉडी हमें नहीं है। और इलेक्टोरल फाइट में जो इमीडिएट जरूरी फाइट है, इन स्ट्रगल्स का कोई बड़ा प्रभाव हमने नहीं देखा। पंजाब जैसी जगह में बड़े किसान आंदोलन के नेता पैदा थे, बड़ा प्रभाव था। इलेक्टोरल फाइट में हमने 1000-1500 में सिमटते हुए लोगों को देखा। करोड़ों की तादाद है ट्रेड यूनियन के लोग, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी के साथ संवाद कायम करके
समाज की संरचना में अपने पक्ष में वातावरण बनाने में कोई राजनीतिक भूमिका अभी तक उस स्तर पर हमको दर्ज होते हुए नहीं। तो मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो युग है, इस युग को समझें। ये युग औद्योगिक युग नहीं है, और जब युग बदल जाता है तो पुरानी विचारधाराएं भी उतनी कारगर नहीं रह पाती। इसीलिए ससम्मान इन विचारधाराओं का स्वागत करते हुए भी मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता। आज के दौर का जो युग है वो वित्तीय पूंजी का युग है, ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का युग है, जिसमें टेक्नोलॉजी और कैपिटल पूंजी का संकेंद्रण, और इस संकेंद्रण को और आगे बढ़ाने के लिए देश भर में, दुनिया भर में एक कंजर्वेटिव ही नहीं, एक रिप्रेसिव एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी विकसित करने की कोशिश भारत में ही नहीं, दुनिया में। इसको कैसे समझें? हमारे एक साथी हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो हमने ये कहा कि आप कहते हो कि आरएसएस से लड़ना, और अभी आप आरएसएस से लड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, और आप घेरेबंदी कर रहे हैं कि आरएसएस रजिस्ट्रेशन करा लें। ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, बुद्धिजीवियों को प्रभावित नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इस नारे से आप आरएसएस की घेरेबंदी नहीं कर सकते। आरएसएस अगर ये कहे तो हम कोई संगठन है ही नहीं, हम तो एक अनौपचारिक स्वेच्छा, एक समूह है जो बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो आप उसकी घेरेबंदी कैसे करेंगे? वो तो ये कह रहा है आरएसएस कि हम तो क्या वॉलंटरी लोग यूनिफॉर्मली बैठ नहीं सकते क्या? और दूसरी तरफ कितना बड़ा संगठन आरएसएस ने बनाया है, सब लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड संगठन है। आदिवासियों में अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा संगठन की उनकी संरचना अरुणाचल से लेके पंजाब से लेके केरल तक आपको मिल जाएगा। आप शिशु मंदिर को देखिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आरएसएस की रजिस्टर्ड नहीं है? लेकिन अगर आरएसएस कहता है वो हमारी पार्टी है कि नहीं भी है, हम तो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, हम तो कोई रजिस्ट्रेशन हमारे लिए कंपल्सरी नहीं। तो आरएसएस को ये देखने के लिए जो मेथड है, आपके पास क्या टूल है? आपका जो टूल है वो पुराना ही मेथडोलॉजी। तो आरएसएस ने आज के युग लायक अपने को तैयार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की संरचना देखिएगा, उसमें शायद कांग्रेस और विपक्ष के लोग बहुत जाते हैं, भले हुए। तो आज के युग लायक जो सबसे कंजर्वेटिव पार्टी थी, वह कंजर्वेटिव पार्टी आज के युग लायक अपने को रूपांतरित करके भाग ली। वो जानती है कि वित्तीय पूंजी के युग में संगठन कैसे बनते हैं, और ये उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, यह कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड थिंक टैंक का है, जो पूरी दुनिया पर पूंजी के माध्यम से ट्रंप के जमाने में बल प्रयोग करके पूरी दुनिया के रिसोर्सेस को लूटना चाहता है, और यूनिफिड बना के आम नागरिकों को रख देना चाहता है। उसके बड़े बड़े थिंक टैंक, पिछले मेरे एक मित्र थे,
एशिया पैसिफिक के वो सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। आज के 30 साल पहले हमको उन्होंने बताया कि अंग्रेजी अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स चल रहे हैं। भारतवर्ष में लोगों का एस्थेटिक्स क्या है, खाने की हैबिट क्या है, सोचने की हैबिट क्या है, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। आज AI में जो उसका एल्गोरिथम है वही कर रहा है। आप जो चाहते हैं एक बटन दबाते हैं तो पूरा वही चलना शुरू। आपके पास आपके पूरे थॉट प्रोसेस में आपकी पूरी विचार प्रक्रिया को पकड़ लिया। हम लोग पुराने टूल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक लेख लिखा, इलाहाबाद में कुछ बुद्धिजीवी जो हम लोग के ही समर्थक थे, वामपंथ के थे, उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियों का एक मोर्चा होना चाहिए, वही विकल्प होना चाहिए, और IPF वगैरह का, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का कोई फ्यूचर नहीं। तो मैंने कहा कि ये सही हो गया। हमारे साथी लोग थे, जवाब दे रहे थे। मैंने कहा जवाब इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दिमागी संरचना ही ऐसी है कि पार्टियां हो और पार्टियों का मोर्चा। उसी आधार पर UAPA बना था, UPA हमने बनाया, उसी आधार पर NDA बना है, उसी आधार पर लेफ्ट फ्रंट। लेकिन अगर आप देखिए कि इसमें वर्चस्व किसका है, UPA में कांग्रेस का, NDA में भाजपा का, और लेफ्ट फ्रंट में CPM। ये थिंकिंग है, ये लेकिन यूनिवर्सल प्रैक्टिस हमारी नहीं रही है। हमारी राजनीति की यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं रही। हमारी राजनीति की शुरुआत ही एक सिद्धांत, एक पार्टी आधारित राजनीतिक आंदोलन का नहीं रहा है। वह हमारी शुरुआत जो कांग्रेस से हुई, न एक सिद्धांत पर प्रतिबद्ध थी और न ही उसके पास कम्युनिस्टों जैसा मोनोलिथिक संगठन था। वह एक प्रवाहमान राजनीतिक आंदोलन था जिसमें हर धाराएं समाहित थी, और वो जितनी भी धाराएं थी उनका कम से कम एक कागज प्रोग्राम था, देश की आजादी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। आज मैं कहता हूँ इसी तरह का एक कॉमन आपको एजेंडा बनाना होगा, जिसका कॉमन एक टारगेट है। जैसे हम उस समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध में थे, आज हमको कॉर्पोरेट डोमिनेशन, कॉर्पोरेट वर्चस्व जो मीडिया से लेकर पूंजी और सामाजिक जीवन में आया है, इस कॉर्पोरेट वर्चस्व के खिलाफ जो हमारे संविधान में प्रियम्बल जो जस्टिस की अवधारणा है, इक्वालिटी की है, फ्रेटर्निटी की है, लिबर्टी की है, इस अवधारणा पर हमें खड़ा होना। ये भी मत कहिए कि केवल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपकी परंपरा में रहा है। जैसे रविदास की इच्छा हो, मैं ऐसा ना जहाँ मिले सदन कौन, क्षमता किससे बड़ी हो। डॉक्टर अम्बेडकर को भी लोग समझते हैं, रिजर्वेशन ऑफ कास्ट को डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। अहम ब्रह्मास्मि इक्वालिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल था, ग्रीक के पहले भी। अगर हम ये जाने होते तो समता का मूल स्रोत भारत में होता, और बंदूक की अवधारणा गौतम बुद्ध से बड़ा खोज है। तो पश्चिम
में भी था, हमारे यहाँ भी था। इसकी रक्षा, ह्यूमन सिविलाइजेशन की रक्षा, नए मानव के निर्माण का प्रश्न, जिसमें आज जो हमारे प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा पूंजी की प्रारंभिक लूट का है, पर्यावरण का है, जीवन का है, ये सब की रक्षा करना यह तभी संभव है जब आप कॉर्पोरेट के डोमिनेशन को हटाएं। आप आइए वहां, हमें नहीं कहते, मैं मानता हूँ कि चरण समाजवादी कार्यक्रम, क्योंकि हमारे यहाँ लोग लड़की को पति है, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, बुरा न माने लोग। बड़े बड़े बुद्धिजीवी कम्युनिस्ट ये नहीं, सोशलिस्टों में तो समाजवादी वही है। मैं कहता हूँ कि व्यक्तियों का सम्मान करो, पूजा मत करो। एक क्रिटिकल एनालिसिस करो। आज हमारे देश में जमीन तक लोकतंत्रीकरण करना, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर पार्टी व्यवस्था से लेकर परिवार व्यवस्था से लेकर ग्रासरूट लेवल तक लोकतंत्रीकरण करना, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के लिए, और इसी को मैं कहता हूँ कि वह लोकतंत्र पुराने किस्म का क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं हो सकता। जो क्लासिकल लिबरलिज्म से हम वाकिफ हैं, उसका दौर खत्म हो। आपको एक रेडिकल लिबरलिज्म ले आना होगा और राज्य को डिमोक्रेटाइज करने के साथ साथ उसको यह आपको फिर से, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ राज्य से, उसको फिर से आपको बाध्य करना पड़ेगा कि वह किसी एक का कंसंट्रेशन कैपिटल और पावर का न होने दे, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। मैं ये कहता हूँ यह रेडिकलिज्म है आज के दौर का। और दूसरा हमारा विकास इंक्लूसिव। गांधी जी से यही बात सीखिए और लेनिन के जाट से भी सीखिए। लेनिन ने एक नारा दिया, जाटशाही का विनाश। हमारे यहाँ गांधी जी बहुत सारे लोग भेजते रहे, करते रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत से जाए, हम अपने देश को खुद चला लेंगे, ये नारा गांधी जी जब से शुरू किए लास्ट तक है। मैं समझता हूँ गांधी जी से बड़ा कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ झगड़े विचारित होते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जितने झगड़े हैं वो वैचारिक में। हम कैसे सोचते हैं, गांधी इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं उन बहसों में नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर गांधी जी के वैचारिक से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के बारे में मैंने दो को देखा, मार्क्स को देखा और गांधी को देखा। मार्क्स भी कहते हैं कि प्लैनेट्स की रक्षा होनी चाहिए, गांधी भी कहते हैं प्लैनेट्स की रक्षा। आज आप देखिए, मैं तो देखता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि शहरों में लोग रहते कैसे। मान लो एसी है, 10-20 साल के बाद उसकी भूमिका खत्म हो। ये तो प्रकृति से हमारी इतनी दूरी बढ़ गई, और ये सब पूंजी संक्रमण के लिए, पूंजी लूट के लिए बन रही है। तालाब से लेके, पर्यावरण से लेके, खनिज पदार्थ से लेके सब कुछ लूट चल रही है। देशी विदेशी ताकतों इस खतरे को बड़े केमिकल्स दुनिया के पैमाने पर मार्क्स ने और भारत के संदर्भ में गांधी जी ने, गांधी जी का ये कंट्रीब्यूशन मानने में आपको हर्ज क्या है? गांधी जी के सैद्धांतिक को न समझो, उनकी विचार प्रक्रिया से मत समझो, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश में एक राजनीतिक यंत्रणा पैदा की, उसकी क्या कमी है? उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि गांधी से बड़ा कोई पॉलिटिकल थिंकर भारत में नहीं था, जो भारत के लिए समावेशी समाज के लिए जरूरी है। एक बात को मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, कांग्रेस जिस तरह से बनी थी, कॉर्पोरेट की प्रभुता के खिलाफ एक समावेशी लोकतांत्रिक समाज
के आधार पर जो लोग सोचते हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए। और अगर उनका शौक है किसी दर में रह रहे हैं, जो दर सीधे सीधे तानाशाही की वकालत नहीं करते, उनको छोड़ के जो लोग भी जहाँ भी हो उन लोगों को इस तरह के एक बड़े राजनीतिक मंच का निर्माण करना चाहिए। वही कल भारत का भविष्य है, वही भारत को बचा सकता है, राजस्थान नहीं। तो मैं ये इस संदर्भ में इतनी बात आपसे पंडित जी क्या कह रहे हैं, सोशलिज्म अस्मिता होगा। हाँ, मैं अब जिन सवालों पर आ रहा हूँ ये तो मेरी सैद्धांतिकी है जिस पर हमने आज इंडिया को छोड़कर बैठे किया। और मैं ये तो एक नाम है, कल अगर देश में इस सोच के हजारों लोग लाखों लोग खड़े हों तो मैं आज इंडिया पीपुल्स फ्रंट का नाम विरोहित करके जो सब लोकतांत्रिक दिमाग के लोग सोचेंगे उस नाम को स्वीकार करेंगे। यहाँ हमारी कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई कंजर्वेटिज्म नहीं। इसी काम को करने के लिए हमारी देखिए, चूंकि मैं यमन में भी गया तो बड़े टेढ़े टेढ़े रास्ते से गया, सभी लोग कह रहे हैं। बीएसओ और आयशा के फॉर्मेशन में यमन की आइडियोलॉजी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। बीएसओ और आयशा बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब खड़ा किया तो वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो स्टूडेंट्स के लिए काम करने वाले अकेडमिकली एडवांस लड़के थे, उनके नॉन डेमोक्रेटिक फोरम था। धीरे धीरे यह CPIML जेडीयू को छोड़ दीजिए, CPIML के साथ अपने को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, वहीं से उसका ग्राफ भी गिरना शुरू किया, क्योंकि वह अपने स्वभाव में ही एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, किसी एक आइडियोलॉजी का वो अपेंडेज नहीं था, उसका पॉकेट आर्किटेक्चर। शुरू से ही हमारी एक कोशिश रही, क्योंकि हमने विकास आंदोलन के आज जो जनता पार्टी देखी, उस जनता पार्टी में भी हमने ये देखा, उसमें खंड खंड टूटन देखा, पावर के लिए छीना झपटी देखी। चॉइस था मेरे साथ, अगर हम कम्पिटिटिव सर्विसेज में नहीं जाते तो वकालत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा मनोबल ये हुआ कि नहीं, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जरूरत है, तो हम लोगों ने हमारे साथ जो भी साथी थे अभी हम फिर से अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए हम CPIML से भी यही कह रहे हैं कि देखो, हमारी नियति पुराने सीढ़ी नुमा पार्टी ढांचे और समाज को बनाने की नहीं होनी चाहिए कि हमारी अगुवाई में इंकलाब हो, मजदूर वर्ग की अगुवाई में इंकलाब हो। ये अवधारणाएं प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी, इस सोसाइटी की जो समझ है वह सीढ़ी नुमा इस तरह से नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि इस वर्ग को गोल बंद कर ले, फिर निम्न मध्य वर्ग को गोल बंद करेंगे, मध्य वर्ग को गोल बंद करेंगे, फिर हमारा जो राष्ट्रीय पूंजीपति है उसको न्यूट्रल कर देंगे, और फिर हम बड़े जमींदार और बड़े पूंजीपतियों को स्मैश करेंगे। हमने कहा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यह कोई डायलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि PM वगैरह के मरने के बाद हम ही लोग लीडरशिप में थे। पॉलिटिकल लीडरशिप तो हम 84 से ही करते थे,
हमने समझाया, लेकिन साथियों को लगा कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो परंपरा है, हम लोग नक्सलवाड़ी के वारिस हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो हमने कहा आप लोग अपना जारी रखिए, जो मुझे जिम्मेदारी है राज्य की या देश की, जो जहाँ जहाँ है वो सब मैं करके अब फिर मैं निकलूंगा, देखूंगा कि नया क्या हो। तो मित्रवा कम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं थी। कभी किसी सीनियर सीबीआई से मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं रहा। भारत सरकार में इंडिया के जो एम्बेसडर थे, अन्य लोग थे, उनको लेकर के मैंने ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट संगठन मिलकर हमने किया, उसी की यात्रा में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रेडिकल विचारों में जरूर था। रेडिकल का मतलब मैंने अपनी संविधान की मूलभूत अवधारणाओं को लागू करना और समावेशी काम करना, वो हमारी रेडिकलिज्म थी। और एक बड़ा पोजीशन जो कभी कांग्रेस ने बनाया या दक्षिण अफ्रीका में ANC ने बनाया, या माओ वगैरह जो अपने प्रारंभिक चरण में थे तो सुन यात सेन ने चीन में बनाया, बहुत सारे देशों में इस तरह के हुए। तो पार्टी बेस्ड मोर्चा बनेगा, वो बनाए लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त है। समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न क्षेत्रीय अस्मिताओं को लेके जब तक हम एक बड़ा पोजीशन नहीं बना सकते, तब तक जो चुनौती पेश की गई है रूलिंग क्लास द्वारा, उसका हमारे पास जवाब नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है। आज इसी को पूरा करने के लिए, अपने कल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने 9 सूत्री एक यात्रा शुरू की है। वो 15 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें हमने ये कहा है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ओल्ड एज पेंशन और भूमिहीनों को रहने के आवास की जरूरत, ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को बड़ा डर होता है, ऐसा हमारे पास पैसा नहीं। हाँ सर, मैंने कहा इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आप अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से उसको मिला के देख लीजिए। जापान है, वो वेल्थ टैक्स लगाता है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाता है 35%, 40%। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 2%, 4% भी दे दीजिए, तो हमारा जो बजट है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपने जो कॉर्पोरेट को 35 से 22 पर ला दिया है, इस उम्मीद से कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। 2 सालों में हमने देखा विदेश की पूंजी तो भारत से जा ही रही है। हमारे देश का कॉर्पोरेट दूसरे मुल्कों में जाकर पूंजी का निवेश कर रहा है। वो अभी तक आपका सही नहीं। अगर हम इनके टैक्स कॉर्पोरेट कम कर नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे, तो जा ही रहेंगे। मैंने कहा कि उसको अगर आप इस तरह देखिए, आप ब्लैक मनी को देखिए, इस बात को आप समझिए। ये लोग जो बड़े लोग हैं वो तय करते हैं कि कितना हमको इनकम टैक्स देना है। हम उनके वेल्थ का वैल्यूएशन नहीं करते, वो जो बता देते हम ले लेते हैं। आज की तारीख में मध्य वर्ग और सैलरी क्लास जितना इनकम टैक्स देता है, उससे कम इनकम टैक्स कॉर्पोरेट कंपनियां देती हैं। हम प्रभात पटनायक और आप देखेंगे फ्रांस का पिकेटी बड़ा इकोनॉमिस्ट है, तो सब लोगों ने कहा कि भारतवर्ष में अगर ये आ जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ओल्ड एज पेंशन की गारंटी। हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल प्रदेश के अंदर उठाया जाना चाहिए। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के इन 10 जिलों को हमने चुना है। इसका नारा है कि टैक्स द वेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट, गारंटी बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। मैं कह रहा हूँ राजनीति का एजेंडा भी बदलना जरूरी है, नहीं तो वही जिताऊ कैंडिडेट
पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम ये वो करके आप कहीं भी कितना नुकसान करेंगे तो मोदी जी जानते होंगे कि अमेरिका के करीब जाने के बाद कितना नुकसान होने जा सकता है, बताने की जरूरत नहीं। जिस पाकिस्तान को डाउन करने के लिए आज पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा लाडला बना हुआ है, उसके जनरल के साथ ट्रम्प खाते हैं और वो भी क्या करें, सब दुनिया है, उनको मुनाफा चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा हब है जो पाकिस्तान में, अब क्रिप्टो करेंसी से ट्रम्प का बेटा है वो कमाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी मांग है। दूसरा मैंने कहा कि 5 समूह है, डॉक्टर अम्बेडकर अमूमन बहिष्कृत समाज की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं लेफ्ट आउट समाज है जिसको बहुत ही बजटरी प्लान की जरूरत है, वेलफेयर प्लान की जरूरत है। उसमें एससी भी है, एसटी भी है, आप इसकी बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड मुसलमान है और महिलाएं हैं। ये हमारे अगर डेमोक्रेसी को समावेशी बनाना चाहते हो तो जो बजटरी प्लान है इसको बढ़ाना चाहिए और इनका जो रिप्रेजेंटेशन कम है इसको इंश्योर करना। आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो एक पैर पर देश का नहीं चलेगा कि अपर कास्ट आम अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपर कास्ट में प्रिविलेज हिस्सा है, वैसे ही बैकवर्ड्स में दलित में जो प्रिविलेज हिस्सा है, जो पावर एंजॉय कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, जो डेप्लाइड हिस्सा है इकोनॉमिकली सोशली, उस हिस्से के लिए अगर आप बजटरी प्लान यूथ स्टूडेंट एजुकेशन के साथ है तो नुकसान नहीं, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये इकोनॉमिक इशू नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का ये सवाल इकोनॉमिक नहीं है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा और आपकी इकोनॉमी में मोशन पैदा करेगा। आपकी इकोनॉमी जो स्टेगनेट हो गई उस इकोनॉमी में गति पैदा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी परचेजिंग पावर भी कमजोर हो रही है और हमारी जो सप्लाई डिमांड कंट्राडिक्शन है वो बढ़ रहा है। पहले ही इसको अच्छे से जानते हैं। और एक बात मैं और कहता हूँ, आप रॉयल्टी कितना लेते हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज को देते हैं। आप कभी आपने नजर दौड़ाया कि हमारा जो हमारे खनिज पदार्थ उसकी रॉयल्टी हम कितना लेते हैं? 1 से लेके 10% के बीच में, अमूमन 1% 2% हम रॉयल्टी लेते हैं। खनन पदार्थों की रॉयल्टी बहुत कम है और उसमें भी राज्य सरकारें कमीशन, भाई जो आप प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर पा रहे, कच्चा माल ही क्यों आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर एजुकेशन पर खर्च नहीं करते। आपके ज़माने में ये घटा तो घटा, आप इसको बढ़ाते क्यों? अच्छा, आपको आज के दौर में पूरी लड़ाई चिप्स की है, आपके पास बड़े बड़े जहाज थे, ये थे वो थे, लेकिन जीव की चिप्स नहीं। अभी जो हमारे संयुक्त से लड़ाई हुई, राफेल जैसी जहाज को भी डैमेज कर दिया कि नहीं कर दिया, और पाकिस्तान के छोटे छोटे हथियारों से उन्होंने हमको डैमेज किया। अब कहाँ रहेंगे 21st सेंचुरी में अगर साइंस टेक्नोलॉजी आपकी खत्म हो और अगर आपने पूंजी निर्माण का काम बंद कर दिया? पूंजी निर्माण होगा कैसे? खेती का लाभकारी मूल्य नहीं दीजिए, किसान जो भी पैदा करेगा उसका वाजिब दाम नहीं दीजिए, छोटे मझोले जो उद्योग है जीएसटी लगा के तबाह करते हैं, तो यही सब की एम्प्लॉयमेंट और पूंजी निर्मित होती है। अब तो ये हो गया है कि हमारा माल उनके यहाँ 18 में बिकेगा और जो भी माल बेचेंगे हम उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। कौन सी इकोनॉमी आपने ये मैं कह रहा हूँ कि रॉयल्टी की हिंदुस्तान में कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए और ये काम अगर कर दिया जाए तो हमारे पास कम से कम नहीं तो 15-20 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त आ जाएगा और जो 52-54 लाख करोड़
भी मानने के लिए नहीं तैयार है। तो हम कह रहे हैं कि नीचे से इसको मानो, जनता में जागरूकता पैदा करो, कहो भाई ये काम तो किया जा सकता, क्यों नहीं? अच्छा, फिर आप कहते हैं हमारे पास पैसे का बड़ा संकट है, यूपी बिहार झारखंड में पैसे की संकट। मैं कहता हूँ सीडी रेशियो देख लो, जो यहाँ का आदमी बैंक में पैसा जमा करता है, जो उसकी बचत है, कितना यूपी में देते हो, कितना वो बाहर के राज्यों में चला जाता है। वो तो खुदे संपन्न राज्य है, कर्नाटक संपन्न राज्य है, महाराष्ट्र संपन्न राज्य है। तो आप अपना पैसा दूसरे देशों में क्यों ले, आप दूसरे प्रदेशों में क्यों ले जाए? आप मोदी जी कहते हैं कि हमने 60%, मैंने उत्तर प्रदेश में दे दिया 40%, हम कह रहे हैं 40 क्यों दे रहे हो? आपके पास पूंजी का संकट है, और यही पूंजी अगर आप ले आओ महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस 37-38-38% सहायता समूहों से लिखा जाता है। आप यहाँ के बच्चों को उद्योग लगाने के लिए IT खोल दीजिए, बहुत सारे सेक्टर्स आप खोल देंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, हमारे अर्थव्यवस्था में गति आएगी। तो देखा ये ऐसे सवाल है, इन सवालों का हम लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। धरना प्रदर्शन जुलूस तो मैं अभी नहीं, मैं सब बात का पहुँचकर हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे गर्व मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जनता इस पर सचेत होगी और PLC का आप सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं अच्छा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि ये प्रबुद्ध जनों को जो जमीन से भी जुड़े हैं उनको आप लोगों ने तैयार किया है, और ये बड़े बदलाव के हम समझते हैं कि आधार भी बन सकते हैं। तो मैं इन्हीं सवालों पर जो 8-9 बिंदु और हैं उसको काफ़ी आपको लोग उपलब्ध करा देंगे। इन्हीं सवालों पर एक अभियान हमने चलाया है, और मैं पांडे जी से भी और मंच पर बैठे हुए अशोक जी और IAS साहब से सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग इन 10 जिलों में एक इनफॉर्मल, जैसे RSS एक इनफॉर्मल संगठन है, जुड़ते भी है लेकिन कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, उसी तरह से एक अनौपचारिक संगठन बनाने की जो हमारी कोशिश है उसमें मदद कीजिए, और हर जिले से 5 सोचने समझने वाले और व्यवहार को करने वाले लोग अगर खड़े हो जाए तो हम 50 लोगों को लेके बनारस में 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आपस की एक अध्ययन शिविर के रूप में वार्ता करेंगे और आगे का प्रोग्राम हम देखेंगे। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों को नमस्कार।